नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल देश में एक ही चीज़ की बात हो रही है और वो है जाति। संसद में देखिए, संसद के बाहर देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले से हो रही है, इस समय कुछ ज़्यादा हो गई है। संसद में जिस तरह का वाद विवाद हुआ जाति को लेकर, जाति की गणना को लेकर, जाति पूछने को लेकर, उससे एक सवाल उठता है कि क्या भारत देश के नागरिकों की सबसे बड़ी पहचान उनकी जाति है। अब आप देखिए, विरोधाभास देखिए। विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी जोर जोर से बोल रहे हैं कि जाति की गणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। अब कई सवाल उठते हैं। देखिए, कोई भी विषय कोई भी उठा सकता है। आपकी नीति बदल सकती है, आपकी नीयत बदल सकती है, आपकी विचारधारा बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको उसका कोई तर्क संगत जवाब देना पड़ता है कि जो अभी तक कर रहे थे उसके ठीक विपरीत अगर आप आचरण कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, आधार क्या है, क्या बदल गया, क्या बदला हुआ आपने देख लिया जिसके कारण ये बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय से जाति की गणना होती थी। जो हमारे पास मतलब भारत देश के पास उपलब्ध आंकड़े हैं जाति के, वो 1931 की 1931 का जो सेंसस है उसी के आंकड़े हैं। उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके कि इतनी ग्रोथ हुई होगी, एक अनुमान लगाया जाता है। राहुल गांधी जो है बड़े ज़ोर शोर से इस तरह से उठा रहे हैं मुद्दे को जैसे उनकी पार्टी का कभी शासन न रहा हो और उनके विरोधी पार्टियों का शासन रहा और उन्होंने जाति की गणना होने नहीं दी। और अब वो कमर कसकर जो है मैदान में आ गए कि हम करवा के मानेंगे। संसद में उन्होंने मंगलवार को बड़े जोर जोर से कहा कि इसी संसद में जो है हम जाति की गणना का प्रस्ताव पास करके दिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, आपका ये कमिटमेंट है तो आपको ऐसी बात करनी ही चाहिए। लेकिन दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अतीत पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। 1951 में पहला सेंसस हुआ आज़ादी के बाद। सरकार किसकी थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तय किया उस समय की सरकार ने, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, कि जाति की गणना नहीं होगी। अब विरोधाभास यहीं से शुरू करता हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू पूरे अपने जीवन काल में अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलवाते रहे। आप जाति की गणना के विरोध में हैं, जाति की जो अस्मिता है उसकी राजनीति के खिलाफ हैं और अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलवाते हैं। अखबारों में छपता था, मैगजीन में छपता था, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से बोला जाता था। दूरदर्शन तो बाद में आया लेकिन उनके जीवन काल में ही आ गया था। ऑल इंडिया रेडियो से बोला जाता था, उनकी पार्टी की बैठकों में बोला जाता था, मंत्री बोलते थे, संसद में बोला जाता था, उनको संबोधित किया जाता था। तो अगर आप जाति के खिलाफ थे तो अपने नाम के साथ ये जाति सूचक संबोधन क्यों लगवाते थे? ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती कि आप जाति सूचक संबोधन भी लगाएं। आपको बताएं कि दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बाई इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का। वो इलेक्शन लड़ रहे थे। जनसंघ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को और स्थानीय नेताओं को लगा कि ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है, मतदाता अच्छे खासे हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय के साथ जो कि वो हैं पंडित लगा दिया जाए तो उसकी वजह से उनकी जो जाति की पहचान है वो लोगों तक पहुंचेगी और उससे हमको वोट में फ़ायदा मिलेगा। होर्डिंग लग गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वागत है, और जिस तरह के होर्डिंग लगते। चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा होर्डिंग रास्ते में और गाड़ी रोक दी। बोला कि जब तक इस तरह के होर्डिंग बैनर हटेंगे नहीं मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव छोड़ दूंगा, लेकिन अपने को जाति के नाम से संबोधित नहीं करने दूंगा। ये फर्क जो है आपको अगर भाजपा, जनसंघ और कांग्रेस की नीतियों में, विचारधारा में, सोच में देखना हो तो यहाँ से देखना चाहिए। फिर उसके बाद लगातार सेंसस होता रहा। कभी कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आई कि भाई जाति की गणना करेंगे तभी जिसकी जितनी आबादी है उतना हक मिलेगा। तो राहुल गांधी को जो इल्हाम हुआ है, जो समझ आई है, वो जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आया, वो लाल बहादुर शास्त्री को समझ में नहीं आया, वो इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया, वो राजीव गांधी को समझ में नहीं आया, वो पीवी नरसिम्हा राव को समझ में नहीं आया, वो मनमोहन सिंह को समझ में नहीं आया।
और सोनिया गांधी को भी समझ में नहीं आया। 10 साल तो कहने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री पद का जो लाभ है, जो उसकी ताकत है, उसको तो एंजॉय सोनिया गांधी ही कर रही थी। तो आपने क्यों नहीं कास्ट सेंसस करा लिया? किसने रोका था? कौन विरोध कर रहा था? 2011 में, अगर मुझे ठीक साल याद है, तो कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी। एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। 2012 में उसकी रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट कांग्रेस ने कभी सार्वजनिक नहीं की। दूसरा उदाहरण, कर्नाटक में सिद्धारमैया जब 2013 में मुख्यमंत्री बने तो अपने कार्यकाल में कास्ट सेंसस करवाया उन्होंने। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दे, कास्ट सेंसस करवाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। सेंसस ऑफ इंडिया की जो संस्था है वो ये करवा सकती है, जो गृह मंत्रालय के अंतर में आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। राज्य सरकारें हैं वो केवल सर्वे करा सकती हैं, जो बिहार में हुआ है या दूसरे राज्यों में कहीं हुआ हो। उसकी रिपोर्ट कहीं से सामने नहीं आई है, तो इसलिए मानकर चलना चाहिए कि और कहीं नहीं हुआ है। कर्नाटक में जहां हुआ है, जहां उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज भी सरकार है, बीच के 5 साल छोड़ दें, 5 साल क्या, करीब 3.5 साल छोड़ दें, जब बीजेपी की सरकार रही तो उसको छोड़ दें, तो कांग्रेस की ही सरकार है। उस कास्ट सेंसस जिसको वो कहते हैं, सर्वे कहिए, सेंसस कहिए, जो भी नाम देना चाहें, उसकी रिपोर्ट आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं सार्वजनिक करवा पाए? तो कर्नाटक में जो दलित और वंचित वर्ग है, जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, उनको अपनी आबादी के हिसाब से उनको हक नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी इसकी शुरुआत वहाँ से करते, एक उदाहरण पेश करते, हिमाचल में कराते। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वहाँ करवाते, तेलंगाना में करवाते। लेकिन वो संसद में आकर जोर जोर से बोलते हैं और चुनावी सभाओं में बोलते हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। जैसे उनकी बातों को अगर आप सुने तो ऐसा लगेगा कि भारत की सारी समस्याओं का हल इसी में है। भारत में सामाजिक न्याय का स्वर्ण युग अगर लाना है तो कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की मान्यता है, ऐसा लगता है। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी का सिर्फ ये मुखौटा है। उनको कास्ट सेंसस से कोई मतलब नहीं है। उनको पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने से कोई मतलब नहीं है। उनका जो एक एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का और कई विपक्षी दलों का, जिसमें बहुत सी विदेशी शक्तियां शामिल हैं, कि हिंदू समाज को तोड़ो, हिंदू समाज को एक मत होने दो। तो हिंदू समाज को तोड़ने का एक ही तरीका है, एकमात्र, उनको जाति में बांटो। अगर उनको हिंदुत्व के खिलाफ करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगी, वो हो नहीं पाएगा। मेरे एक मित्र ने एक किस्सा सुनाया, ये शायद कोरोना के समय का किस्सा है। लखनऊ के पास मोहनलालगंज है, वहाँ एक बड़ा चर्च है। रायबरेली से बहुत से लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि चर्च के पास काफ़ी ज़मीन है, तो मवेशी भी हैं, काफ़ी गाय भैंस है, कहा उनकी सेवा करो, काम करो, तुमको पैसा मिलेगा। गए वहाँ, फिर कहा गया कि पहले मदर मेरी के दर्शन कर लीजिए। तो वहाँ गए तो साष्टांग लेट गए वो लोग। तो मना किया गया, हाँ खबरदार, नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से दूर से प्रणाम कीजिए। सिलसिला चलता रहा, कुछ महीने चला। फिर गंगा दशहरा का समय आया, सब ने बस की मिलके और गंगा दशहरा के लिए निकलने लगे। उनका जो पहनावा भी बदल दिया गया। कहा ये धोती कुर्ता, धोती पैजामा छोड़ो, पैंट शर्ट पहनो। वो भी पहनने लगे। सब ने पैंट शर्ट उतारा और धोती कुर्ता, धोती पैजामा जो पहनते थे पहन लिया। तो फादर उस चर्च के, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, अब तुम हिंदू नहीं रहे, तुम क्रिश्चियन हो गए हो। तो जो जवाब दिया एक गरीब आदमी ने, कहा देखो फादर, जो कहा आपने सब किया, अब का धर्मो छोड़ दे। तो धर्म से जो लगाव है वो इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। 800 साल मुगलों मुसलमानों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, लोगों के मन से हिंदू धर्म, सनातन धर्म निकाल नहीं पाए। बड़े पैमाने पर जबरन, प्रलोभन से, हर तरह से हत्या करके, बलात्कार करके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है
पूरे देश को बदल नहीं पाए। तो ये बात जो विदेशी ताकतें हैं उनको भी मालूम है और राहुल गांधी उनके साथियों को भी मालूम है। हिंदुओं को बांटना है तो एक ही तरीका है, उनको जाति में बदलो। दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। तो ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है तो पूछें क्यों, इसलिए जाति पूछ रहे हैं। और उसमें भी एंटाइटलमेंट का भाव है कि हम जाति पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम तो कानून से ऊपर हैं, हम समाज में सबसे ऊपर बैठे हैं। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से उनकी जाति पूछ सकते हैं, सभा में किसी को इंगित करके उसकी जाति पूछ सकते हैं, बजट बनाने वालों की जाति खोज सकते हैं, भारत सरकार में जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनकी जाति खोज सकते हैं। पूछ सकते हैं, खोज ही नहीं सकते, पूछ सकते हैं। बताओ इसमें कितने दलित हैं, बताओ इसमें कितने पिछड़े हैं, ये सब वो पूछ सकते हैं, इसका उनको अधिकार है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन उनसे अगर कोई जाति पूछ दे, और अखिलेश यादव जिनकी पूरी पार्टी ही जाति पर बनी है, जाति का आधार न हो तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर से उन्होंने संसद में पूछा कि जाति कैसे पूछ ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए रिपोर्टर से जाति पूछते हैं। उसके वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहे हैं। जाति पूछिए, किसी रिपोर्टर ने अपना नाम बताया, नाम पूछा पहले तो कहा कि पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताया तो सरनेम मिश्रा था। बोले ओ मिश्रा हो, कुछ शर्म करो। ये अखिलेश यादव का बयान है कैमरे पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कई बार सुना होगा, सवाल पूछने वाले की जाति पूछते हैं। लेकिन संसद में आप जाति नहीं पूछ सकते, लेकिन आप जाति की गणना का मुद्दा उठा सकते। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं भाई कि अगर जाति पूछेंगे नहीं तो गणना कैसे होगी। गणना के लिए तो जाति के बारे में पूछना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञान तो चाहिए नहीं ना। उनको तो एजेंडा बनाना है हिंदुओं को बांटने का, सनातन धर्म में विभाजन का। और विभाजन का उनको लगता है कि वो जो उनको मंत्र मिल गया है वो है जाति में बांटने का। इसीलिए आप देखिए कि जाति आधारित तमाम पार्टियां बनी हैं। राहुल गांधी जाति पूछ सकते हैं सबकी, अफसरों की पूछ सकते हैं, शिक्षकों की पूछ सकते हैं, छात्रों की पूछ सकते हैं, जजेस की पूछ सकते हैं, बजट बनाने वालों की पूछ सकते हैं, सबकी जाति पूछ सकते हैं। उनकी जाति मत पूछिए। लेकिन उनके पार्टी के लोग बताते हैं कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? आप या तो जाति को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो खुलकर बोलिए, अगर नहीं मानते हैं तो उसकी बात मत कीजिए। आप एक भी बयान राहुल गांधी का दिखाइए पिछले खासतौर से 5 सालों में, जब उन्होंने समावेशी राजनीति की बात की हो। वो हमेशा जाति की राजनीति की बात करते हैं। और उनकी सरकारों ने क्या किया उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, सब आ चुका है। किस तरह से काका कालेलकर समिति आयोग की रिपोर्ट आई, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, और संसद में उनके पिता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिश पर जो प्रस्ताव आया आरक्षण का, उस पर क्या बोला, ये सब कुछ आ चुका है। इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से सब उपलब्ध है। लेकिन राहुल गांधी अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो समाज में विभाजन के लिए भी तैयार, बल्कि वही काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य वही है, विभाजन होगा तभी हमें सत्ता की उम्मीद जगेगी। हिंदू अगर एक रहेगा तो हमको सत्ता नहीं मिलने वाली। तो इसलिए हिंदू को जाति में बांटो, सबसे जाति पूछो, लेकिन अपनी जाति मत बताओ। तो ये दोहरापन कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? लोगों को समझ में आता है। मैं राजनेताओं से बार बार कहता हूं, बिना मांगी सलाह देता हूं कि मतदाता को और आम आदमी को कभी नासमझ समझने की गलती मत कीजिए। वो हमसे, आपसे और तमाम विशेषज्ञों से ज़्यादा समझदार है।
वो सुनता रहता है, फिर उसको गुनता है और उसके बाद एक फैसले पर पहुंचता है, और जब समय आता है तो अपना फैसला सुना देता है। तो राहुल गांधी उनके साथियों के साथ भी यही होने वाला है। अगर उनको लगता है कि ये जोर जोर से बोलने से, चिल्लाने से, आक्रामकता दिखाने से, दूसरों का, अपने विरोधियों का अपमान करने से, मतलब उनकी जाति पूछा जाए तो ये उनकी इंसल्ट है, उनका अपमान है, और वो दूसरे की जाति पूछे तो ये उसका सम्मान है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। लेकिन ये चलता नहीं है। इस तरह के नैरेटिव जो है उनका जीवन बड़ा अल्पकालीन होता है, और ये नैरेटिव एक चुनाव में चल गया, अब आगे नहीं चलने वाला है। ये बात अभी तक न तो राहुल गांधी की समझ में आई है और न ही अखिलेश यादव की समझ में आई है, और अगर नहीं समझेंगे तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।